गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग 752 ईस्वी था। देखिए, इसमें पहले भी बताया गया है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था और उसका टाइम दिया हुआ है 752 ईस्वी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ शोलापुर के निकट थी। तो पहले पॉइंट में क्या क्लियर हुआ कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था, पहले कर्नाटक के चालुक्य के अधीन थे और इसकी राजधानी जो थी मनकिर या मान्यखेत, वर्तमान की अगर बात करें तो मालखेड़, जो कि शोलापुर के पास है। फिर है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। पहले कृष्ण द्वितीय और फिर इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर है ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। यानी कि जो हमारा राष्ट्रकूट वंश का शासक है ध्रुव, वो पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? तो वो ध्रुव था। और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। किसको किसको? तो प्रतिहार के वत्सराज और पाल के धर्मपाल को। फिर है ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता था। तो इसमें इसको आप समझ सकते हैं ध्रुव का दूसरा नाम। तो ध्रुव का दूसरा नाम था धारावर्ष, उसे इस नाम से भी पुकारा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अब यहाँ पर पहले हमने ध्रुव को पढ़ा, अब है हमारे गोविंद तृतीय। तो उन्होंने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, लेकिन सबसे पहले किसने लिया था? तो ध्रुव ने। और गोविंद तृतीय ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तो उन्होंने चक्रायुद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल, प्रतिहार के नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। फिर है पल्लव, पांडव, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। ये हमारा पहला मतलब जो पॉइंट है वो क्लियर होगा कि पल्लव, पांडव, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। यानी जो गोविंद तृतीय थे जिन्होंने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, उन्होंने पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के जो संघ था उनका, उसको नष्ट कर दिया। फिर है अमोघवर्ष जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। ये पूछा जा सकता है कि अमोघवर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। और अमोघवर्ष की रचना का क्या नाम है? तो कविराज मार्ग। और किस भाषा में है? तो कन्नड़। आदि पुराण और त्रिशास्त्रीय लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ये सब रचनाएं हैं और रचनाकार हैं और बताया गया है कि ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो उसने जो है जल समाधि ली थी। कहाँ पर? तो तुंगभद्रा नदी में। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तुंगभद्रा नदी किस राज्य में है, तो जल्दी से कमेंट करिए। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। तो किसके काल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। तो राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किस अरब निवासी ने कहा था? तो अलम सूदी ने। और वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो इंद्र तृतीय के। फिर है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण
कृष्ण तृतीय था। तो अंतिम महान शासक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। और कौन रहते थे इसके दरबार में कृष्ण तृतीय के? तो पोन्न। और उन्होंने शांति पुराण की रचना की। ये किस भाषा के कवि थे? तो कन्नड़ भाषा के कवि थे। आगे हमारा पॉइंट है, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 1900 सॉरी वो स्क्रीन थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तो किसको हराया था? कर्क को। और किसने हराया था? तो चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में। और फिर उन्होंने जो है राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, एलोरा एवं एलिफेंटा दोनों कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? तो विश्वकर्मा गुफा। और गुफा संख्या क्या है? 10। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो आप चाहें करिए, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, गुफा संख्या जो इसकी दी हुई है ब्रैकेट में 10 है। फिर इनमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह यानी पुरुष और सिंह के रूप दिखलाया गया। नरसिंह अवतार जो था भगवान जी का, जिसमें उनको पुरुष और शेर, सिंह यानी शेर, उसका मिला जुला उनका अवतार था। फिर है नोट दिया हुआ है कि एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो एलोरा गुफाओं का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो जो है फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट के द्वारा। और कब मिलता है? तो 17वीं शताब्दी में। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। यानी ये शैव, वैष्णव, शाक्त इन संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति भी दी थी। तो किसने दी थी? राष्ट्रकूट वंशों ने। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ वंशों को कवर करेंगे, जैसे कि यादव है, कदम्ब है, होयसल है और इन सबको। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।